Jai Mata Di all, and while starting with this chapter of external commercial borrowings, the first thing first I like to say कि मैं presume करता हूँ कि आपने दो चीजें पहले पढ़ रखी होंगी. Number one, the chapter of FEMA, Foreign Exchange Management Act, and number two, FDI policy, FDI policy, Foreign Direct Investment Policy. आपने ये पहले से पढ़ा होगा. This is my first presumption. Secondly, I like to say, well, while starting in the chapter, it's a beautiful technical analytical chapter. और जो पहले एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को लेकर ईसीबी पॉलिसी थी, अभी वो ईसीबी पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई है, बदल गई है. तो ये कहना गलत है कि अमेंड हो गई है. मैं तो कहूँगा बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो गई है. और हमें बिल्कुल फ्रेश पूरी मेहनत करनी है ईसीबी के अंदर. जिन लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कभी ईसीबी के बारे में, वो लोग भी पढ़ेंगे पूरी मेहनत के साथ. और जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है वो तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ने वाले हैं. दे आर गोइंग टू रीड दैट. ऑब्वियसली इट्स स्टार्टिंग विद जीरो, स्टार्टिंग विद अ स्क्रैच राइट नाउ. और एक चीज बोलता हूँ, ये चैप्टर जो है ये रेलिवेंट है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, तो रेलिवेंट है ही ईबीसीएल के पेपर में. ओल्ड सिलेबस में इट यूज्ड टू बी इन द पेपर ऑफ सिक्योरिटी लॉ. और well, I'll say professional program new syllabus में it is also there in the paper of corporate funding. तो कई जगह यूज होता है ये चैप्टर. और प्रोफेशनल लाइफ में तो यूज होगा ही, ट्रेनिंग में तो आप यूज करेंगे. सो व्हाइल गेटिंग स्टार्टेड विद द चैप्टर, एंड आई विल से द फर्स्ट थिंग फर्स्ट. यस, इसका जो बेस है बैकग्राउंड, दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, ए, डी, ई एंड ई ऑफ FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, along with that section 47, जिसमें सेक्शन 47 ऑफ FEMA में लिखा है कि इन जनरल FEMA में रेगुलेशंस बनाने की पावर दैट इज इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई. तो आरबीआई हैज जनरल पावर टू मेक द रेगुलेशंस. और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन सेक्शन 46, they have general power of making the rules. So central government ministry of finance makes rules in section 46 in FEMA, general power to ministry of finance. तो पूरे FEMA में हम हमेशा बोलते ही हैं, जब रूल्स नजर आते हैं टाइटल में कहीं, तो वो समझ जाओ, आंखें बंद कर कर प्रिज्यूम कर लो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाए हैं. और रेगुलेशंस कहीं नजर आती हैं तो आंखें बंद करके प्रिज्यूम कर लो कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई है, कि आरबीआई के पास पावर है टू मेक वेरियस रेगुलेशंस इन FEMA. लेकिन रूल्स हो या रेगुलेशंस हो, अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम आर अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and then notified in the official gazette of India and then finally become binding on us. तो ये मान लीजिए ये रेगुलेशंस जो है ये पार्लियामेंट ने भी अप्रूव की होंगी और उसके बाद ऑफिशियल गजट में नोटिफाई भी हो चुकी हैं. एंड द न्यू रेगुलेशंस दैट वी आर हैविंग, पुरानी रेगुलेशंस खत्म करके नई रेगुलेशंस लेकर आए हैं. बोरोइंग एंड लेंडिंग रेगुलेशंस 2018 regulations are there, जिसमें persons resident in India are borrowing the money from persons resident outside India and maybe lending the money also to the persons resident outside India. लेकिन आज मामला सिर्फ एक तरफ बात हो रही है, that is borrowings, borrowings and borrowings. तो अभी फोकस जो है वो borrowings के ऊपर है. और पहली चीज जो दिमाग में आती है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं अब इसके अंदर. तो मैं कहूँगा ओल्ड ईसीबी पॉलिसी हो या न्यू ईसीबी पॉलिसी हो, टॉपिक्स कहीं ना कहीं सेम है ऊपर ऊपर ऊपर. और एक सिर्फ ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. नंबर वन, मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग. नंबर टू, किस करेंसी में बोरो करते हैं, तो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में बोरो करते हैं. डॉलर, यूरो, येन और स्टर्लिंग पाउंड फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज में बोरो करते हैं. लेकिन जो एग्रीमेंट लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, फॉरेन करेंसी में लिखा जाता है. और एक पॉसिबिलिटी और भी है कि एग्रीमेंट जो लिखा जाता है वो आईएनआर में, इंडियन रुपीज में लिखा जाता है. तो बोरोइंग हमेशा फॉरेन करेंसी में हो रही है, लेकिन जब एग्रीमेंट लिखा जा रहा है जो लेंडर, फॉरेन लेंडर और इंडियन बोरोवर के बीच में, तो वो दोनों लैंग्वेजेस में लिखा जा सकता है. मेथड्स ऑफ बोरोइंग्स कितने हैं, वेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. हु कैन बोरो, एलिजिबल बोरोवर्स कौन है इंडिया में, एलिजिबल बोरोवर्स कौन है, कौन कौन लोग बोरो कर सकते हैं. एंड हु आर लेंडर्स, इंडिया के बाहर फॉरेन लेंडर्स कौन हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, एलिजिबल लेंडर्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स हैं, जिनसे हम पैसा बोरो कर सकते हैं. और ये अपने आप में एवरी पॉइंट इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन. मतलब ये हो सकता है एक 4 नंबर का एग्जाम क्वेश्चन इस पे आ जाए, या 4 नंबर का एग्जाम क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए. मेथड्स ऑफ बोरोइंग्स. और हर चीज में ना एक एक्यूरेसी चाहिए, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशंस भी हैं, और मैं कहूँगा एक्यूरेसी भी चाहिए कहीं ना कहीं. एंड देन टेन्योर ऑफ बोरोइंग्स, कितने टाइम के लिए बोरो कर रहे हैं, 1 ईयर और 3 ईयर्स और 5 ईयर्स और 7 ईयर्स और 10 ईयर्स, कितने टाइम के लिए पैसा बोरो किया जा रहा है. Borrowed funds can or cannot be used for certain purposes. Some end use restrictions are there. Negative list.
बाहर से जो पैसा बोरो किया है उसको किस काम के लिए यूज करना है, किस काम के लिए यूज नहीं करना है। एंड देन ओवरऑल लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ बोरिंग्स, एक $750 मिलियन की एक लिमिट है कि एक इंडियन बोरोवर मैक्सिमम कितना बोरो कर सकता है। स्टार्टअप कंपनीज के लिए लिमिट कम है, स्टार्टअप कंपनीज के लिए वो मैं अलग से बाद में बात करूंगा, ये स्टार्टअप कंपनीज की बात नहीं हो रही है। तो वन एक्सेप्शन इज स्टार्टअप कंपनीज। एंड देन ऑटोमेटिक रूट में बोरो कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑथराइज डीलर से वेटिंग करवा रहे हैं और वहां से एक वेटिंग होकर मतलब अप्रूवल मिल रहा है आपके लीजिए ऑथराइज डीलर के लेवल पे, और हम बोरो कर रहे हैं। और एक अप्रूवल रूट है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, आरबीआई अप्रूवल चाहिए। $750 मिलियन के अंदर बोरो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक रूट, $750 मिलियन के ऊपर जाते हैं तो अप्रूवल रूट ऑफ आरबीआई। देन मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे कर सकते हैं वो आपको, आपने शायद पहले कभी सुना होगा, लिबोर, लिबोर और दैट इज लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लंदन में अगर बैंक्स आपस में लेंडिंग और बोरिंग करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, ऐसे ही इसका एक सब्स्टिट्यूट भी है, यूरिबोर इन यूरोप, दैट इज देयर। समथिंग न्यू मे बी यू आर गोइंग टू हियर इन दिस चैप्टर फ्रॉम मी। तो लिबोर और यूरिबोर दैट इज उसमें 4.5% ऐड करना अलाउड है, प्लस 4.5%, दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, या जिसको बोलते हैं 450 बेसिस पॉइंट्स, बेसिस पॉइंट्स ऐड करना अलाउड है, और डिटेल में बात करेंगे बाद में। नाउ अदर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा और कौन सी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स हैं, और वो सब कुछ ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, ऑल इन कॉस्ट लेकर चलते हैं, इन दोनों को जोड़कर ऑल इन कॉस्ट लेकर चलते हैं, लिबोर प्लस 450 बेसिस पॉइंट्स। देन हु कैन और कैन नॉट बी गारंटर, जब इंडियन बोरोवर ने लोन लिया है तो कौन गारंटर नहीं हो सकता। और यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर जो मेन मुसीबत आई वो यही आई कि नीरव मोदी ने ऑल ओवर वर्ल्ड जगह जगह से लोन लिया हुआ था, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी ऑल ओवर वर्ल्ड जगह जगह से लोन लिया हुआ था, और पंजाब नेशनल बैंक ने गारंटी दी हुई थी कि अगर नीरव मोदी या मेहुल चौकसी या उनकी जो कंपनी है गीतांजलि जेम्स और गिली और जिली और वडेवर, अगर वो लोन रीपे नहीं करेंगे तो हम वो लोन रीपे करेंगे। और पंजाब नेशनल बैंक को फाइनली बैंक गारंटीज की वजह से जगह जगह ऑल ओवर वर्ल्ड फॉरेन बैंक्स के लोन रीपे करने पड़े जब नीरव मोदी मेहुल चौकसी ने डिफॉल्ट किया। तो उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को झटका लगा कि पंजाब नेशनल बैंक का शेयर भी मार्केट में क्रैश हो गया, कुछ 12,500 करोड़, 12,500 करोड़ की लाइबिलिटीज आ गई पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर बिकॉज ऑफ बीइंग अ गारंटर। और सबसे पहले तो हैरानी की ये बात थी कि इतनी बड़ी बड़ी गारंटीज कैसे दे दी गई, और क्या कोई पीछे से किसी का प्रेशर था इतनी बड़ी बड़ी गारंटीज देने के लिए। एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दैट स्टफ, बट विल बट द थिंग इज कि उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेंज कर दिया कि अभी इंडियन बैंक्स को गारंटर होना अलाउड नहीं है, या इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज कैन नॉट बी गारंटर्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बी गारंटर्स। तीन लोग गारंटर नहीं हो सकते, इंडियन बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एलआईसी और यूटीआई, and then non-banking financial companies in India like Bajaj Finance or whatever, I'll say, cannot become the guarantor. So, well, who can or who cannot be the guarantor? Then exchange rate, dollar to rupee conversion का exchange rate क्या रहेगा? And then hedging, करेंसी रिस्क फ्लक्चुएशन को hedge करना होता है, मतलब रिस्क मैनेज करना होता है। hedging means the management of risk factor in borrowing from abroad, तो उसको मैनेज करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। देन चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरोइंग्स, और उसका रिस्क, वेल रिस्क क्यों होता है वो आपको थोड़ा सा मालूम ही है। आज मैं पैसा बोरो कर रहा हूँ तो आज $1 इज टू 73.5 रुपीज, कल को 5 साल बाद 10 साल के बाद लोन रीपे करूंगा तो $1 इज टू मे बी 87 रुपीज आफ्टर 10 years इन 2030 ईयर 2030 में। तो वो जो करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क है उसको मैनेज करना है, उसके लिए हेजिंग करना कंपलसरी है। एंड देन चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरोइंग, मैं आज बोरो कर रहा हूँ डॉलर्स में लेकिन रीपे करना चाहता हूँ यूरो में या पाउंड में, स्टर्लिंग पाउंड में, तो अलाउड है, फ्रीली अलाउड है। लेकिन क्या चीज अलाउड है और क्या नहीं है इसके बारे में बात करेंगे, देन पार्किंग ऑफ फंड्स एंड ऑल दैट। तो ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। एंड आई विल से एग्जाम में कौन सा टॉपिक उठकर आ जाता है ये तो पेपर सेटर जानता है। नाउ एंटरिंग इनटू द चैप्टर, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, and that is what is the meaning of external commercial borrowings। ECB का मतलब क्या है? ECB means the borrowings by the eligible resident entity
जो अलाउड है, जिसको बोरो करना अलाउड है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। पैसा कहाँ से बोरो कर रहे हैं? इंडिया के बाहर से। और किससे बोरो कर रहे हैं? फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, जिसकी लिस्ट आगे हम पढ़ेंगे। इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क डिसाइडेड बाय आरबीआई। और इस फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें आरबीआई ने डिसाइड कर रखी है। वही परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, टेन्योर, मिनिमम टेन्योर कितना होगा, व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर, दिस इज मैक्सिमम परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन hedging, यही सब कुछ पैरामीटर का पार्ट है, hedging। और एंड देन वी से दैट इज एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस, जो पैसा बाहर से बोरो कर रहे हैं, वेल उसको किस काम के लिए यूज करना है, किस काम के लिए यूज नहीं करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। So ECB की definition है, ECB means the borrowings which are made by the eligible resident entity, और ये entity may be Indian company, this entity may be LLP also, limited liability partnerships in India allowed है, they are also allowed। And external commercial borrowings हम कहते हैं दो तरीके से borrow हो सकती है, foreign currency denominated एंड इंडियन रुपीज डिनोमिनेटेड ECB। डिनोमिनेशन क्या है? एग्रीमेंट जो लिखा जाएगा लेंडर और बोरोवर के बीच में, वो किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। वेल वन पॉसिबिलिटी, ऑप्शन वन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, ऑप्शन टू इंडियन रुपीज डिनोमिनेटेड। हालांकि जो पैसा बोरो हो रहा है वो हमेशा वेल फ्रीली करेंसी, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में बोरो हो रहा है। ऑब्वियस बात है, जो इंडिया के बाहर बैठा है वो रुपीज में थोड़ा ना लोन देगा, जो अमेरिका में बैठा है, जो यूरोप में बैठा है, वो लोन डॉलर में देगा, यूरो में देगा, या स्टर्लिंग पाउंड में देगा। जापान में बैठा है तो जापानीज येन में दे सकता है। चार करेंसीज हैं दुनिया में जिनको बोलते हैं फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज: अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड, number three, that is euro, the European currency and common currency of European countries, and number four, that is well Japan or Japanese yen, I'll say। तो लोन जो बाहर से बोरो करते हैं वो तो इन चार करेंसीज में ही बोरो करेंगे, और मोस्टली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज यूएस डॉलर, क्योंकि आज भी 65% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज हैपनिंग इन द डॉलर। तो डॉलर इज द मोस्ट प्रिवेलेंट करेंसी दैट वी स्पीकिंग। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अब फाइनली हम चैप्टर में जब एंटर करते हैं, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई विल से वी आर गोइंग इन द टैबुलेशन फॉर्म। और टैबुलेशन फॉर्म में समझना काफ़ी आसान है, और मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस कहना चाहिए, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे इसी तरीके से टैबुलेटेड फॉर्म में दिया हुआ है उन्होंने, दे हैव गिवन लाइक दिस ओनली। And while getting started with this, the first thing first, we are talking about the currency of the borrowings over there. Currency of borrowings, and we say any freely convertible foreign currency, any freely convertible फॉरेन करेंसी। अब दो रूट हैं, रूट वन, रूट टू, या कह लीजिए ऑप्शन वन। जो ओल्ड पॉलिसी थी ना उसमें कहते थे तीन रूट हैं, रूट वन, रूट टू, रूट थ्री। अभी वो तीन खत्म हो गए हैं, अभी दो रूट कहना चाहें तो दो रूट कह सकते हैं, और दो ऑप्शंस कहना चाहें तो दो ऑप्शंस कह सकते हैं। तो अगर मैं पुरानी वाली टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो दिस इज रूट वन एंड दिस इज रूट टू, या ऑप्शन वन ऑप्शन टू कहना चाहें तो जो भी आपकी मर्जी है। और यहाँ पर बोल क्या रहे हैं? फॉरेन करेंसी, FCY का मतलब फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। डिनोमिनेटेड का मतलब जो एग्रीमेंट लिखा जा रहा है वो फॉरेन करेंसी में, डॉलर में, यूरो में लिखा जा रहा है। और INR डिनोमिनेटेड का मतलब बोरो तो फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट पे लिखा जा रहा है वो रुपीज में लिखा जा रहा है, उसको रुपीज में कन्वर्ट करके रुपीज में लिखा जा रहा है, INR डिनोमिनेटेड, दैट इज देयर। So the first thing first, the currency of borrowing over here, yes, that is freely convertible foreign currency: dollar, euro, pound, yen, and agreement in this foreign currency। और यहाँ पर कहूँगा agreement is in Indian rupees, though money is borrowed in foreign currency। लेकिन इसको हम बोल देते हैं INR ECB, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, दिस इज INR ECB।
So this is one thing you have to take care of. Then I'll say forms of ECB. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझ लें आगे बढ़ने से पहले, फॉर्म्स में जाने से पहले. ये फॉर्म्स को बाद में देखेंगे, इस पे अभी बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. इसको थोड़ा सा समझ लें यहाँ पर, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन, क्योंकि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है जो आगे बहुत काम आएगा हेजिंग वगैरह को लेकर. दैट विल बी वेरी यूजफुल. फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन एंड दैट इज फॉरेन करेंसी ECB जिसको हम बोलेंगे, दैट इज देयर. तो यहाँ पर अब वो दो पार्टीज हैं हमारे पास. फर्स्ट पार्टी एलिजिबल इंडियन बोरोअर, मे बी इंडियन कंपनी, मे बी इंडियन LLP. दूसरी तरफ वेल रिकॉग्नाइज्ड ओवरसीज लेंडर. अब ये कौन होते हैं ये आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में. Now we take a presumption. Well, step number 1, ये एक लोन लिया जा रहा है, या इसको कह लीजिए दिस इज पॉइंट नंबर 3 ओवर हियर फॉर अस. ये एक लोन लिया जा रहा है 2020 में, और वो लोन लिया जा रहा है $1 करोड़ का. तो जो एलिजिबल इंडियन बोरोअर है वो $1 करोड़ बोरो कर रहा है. और स्टेप नंबर 4, उसको रीपे करना होगा आफ्टर 5 years और 7 years और 10 years प्रिज्यूम. अकॉर्डिंगली 5 years है तो 2025 में, 7 years है तो 2027 में, और 10 years है तो 2030 में उसको रीपे करना होगा. और रीपेमेंट भी किस में करनी होगी? डॉलर्स में. मतलब डॉलर्स में ही बोरो कर रहे हैं, डॉलर्स में रीपे करना होगा, या मे बी अगर करेंसी चेंज की फैसिलिटी है तो यूरो में रीपे कर सकते हैं. फैसिलिटी इज देयर. सो वेल दिस इज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB, एन एग्जाम्पल देयर. लेकिन अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो छुपी हुई है, समझना इंपॉर्टेंट है. आज की तारीख में 50 वेल आई से 15 दिसंबर 2020 अगर बोलूं, तो रुपी का रेट जो चल रहा है, वेल डॉलर टू रुपीज एक्सचेंज, $1 इज टू 73.58. रीपेमेंट के टाइम पे आज से 5 साल बाद आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पहुंच गया होगा, कहाँ पहुंच जाएगा? मे बी दिस विल बी ₹80. वेल $1 इज टू ₹80 मे बी 5 साल बाद आज से हो सकता है. दैट इज देयर. तो कुछ भी हो सकता है. 2027 में मे बी $1 इज टू ₹83. 2030 में $1 इज टू ₹87. आज वो 73.5 मान लेते हैं. 73.58 को छोड़ रहा हूँ, 73.5 या 73.6, जो भी आपको ठीक लगे, वट एवर. नाउ द पॉइंट इज कि अब सोचने वाली बात है, आज $1 करोड़ बोरो कर रहे हैं और 2030 मान लो कि 2030 में $1 करोड़ रीपे करना है. 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि लोन का टेन्योर जो है वो 10 साल है. इट इज फॉर 10 years. नाउ इन दैट केस आज $1 करोड़ अगर बोरो कर रहे हैं अपने इंडियन बिजनेस के लिए, इंडियन एलिजिबल बोरोअर बोरो कर रहा है, तो उसको $1 करोड़ लाकर वो देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कन्वर्ट करवा लेगा उसको रुपीज में, उसको इंडिया में यूज करने के लिए अपने बिजनेस में. तो जब कन्वर्ट करवाएगा उसको, $1 करोड़ विल बी इक्वलेंट टू 73 करोड़ 50 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर उसको वो अपने इंडियन बिजनेस में यूज कर सकता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन बिजनेस में यूज नहीं करना है, इंडिया के बाहर किसी काम के लिए यूज करना है, किसी फॉरेन कंपनी का टेक ओवर करने के लिए, या किसी जॉइंट वेंचर में इंडिया के बाहर पैसा लगाने के लिए कहीं यूज करना है फॉरेन कोलैबोरेशन में, तो वहां यूज करेगा. तो वो तो डॉलर में लिया और डॉलर में यूज किया. लेकिन अगर इंडियन बिजनेस में यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली रुपीज में कन्वर्ट करेगा. एनी हॉज. और फिर उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देकर रुपीज में कन्वर्ट करवा कर फिर इंडियन बिजनेस में यूज करेगा. अब एज वी आर सेइंग कि हम मान लेते हैं कि 2030 में रीपे करना है, और 2030 में जब रीपे करना है, अब ये भी प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उस वक्त $1 इज इक्वल टू ₹87. प्रिज्यूम. अब क्या होगा मुझे नहीं मालूम, बट टेकिंग अ प्रिजम्पशन. तो 2030 में रीपेमेंट करनी है, तो इंडियन बोरोअर को क्या करना पड़ेगा? ही विल हैव टू गिव ₹87 करोड़ टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, and then Reserve Bank of India will convert that 87 crore into $1 करोड़ as per the conversion rate in 2030. और फिर वो $1 करोड़ जो है इंडियन बोरोअर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर फिर वो रीपे करेगा टू द फॉरेन लेंडर, टू द ओवरसीज लेंडर. अब इसमें अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ, 73 करोड़ एंड 87 करोड़, तो डिफरेंस इज 14 करोड़, लेट से 13.5 करोड़ का डिफरेंस आ गया है. मतलब ये कि 10 साल तक इंटरेस्ट भी पे करो, और 10 साल के बाद जब रीपे करने का टाइम आएगा तो कहने के लिए है कि $1 करोड़ लिया और $1 करोड़ रीपे किया. लेकिन देखा जाए तो इंडियन करेंसी के हिसाब से 73.5 करोड़ लिया और 87 करोड़ अपनी पॉकेट से निकाल कर दिया, तो 13.5 करोड़ कहने से दिस इज एडिशनल कॉस्ट. और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क. दिस इज करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क.
इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब उल्टा क्या हो सकता है कि अगर ये 87 के बजाय अगर 67 हो गया, उल्टा हो गया, तो उसमें इंडियन बोरोवर को फायदा हो जाएगा कि 67 करोड़ आरबीआई को दिए और वेल 1 करोड़ डॉलर लेकर रीपे कर दिए, तो वो उल्टा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वेल उल्टा होने के चांसेस हैं क्या? मतलब चांसेस तो कम ही है। मतलब हम जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड, तो यही देख रहे हैं कि हमेशा से रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। वेल डॉलर टू रुपी कंपेयर करते हैं तो हमेशा वो रुपी गिर रहा है और डॉलर्स का रेट बढ़ रहा है। अच्छा लगता है या बुरा लगता है आपको? मतलब अगर ये इतना हो गया तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अगर भारतीय हैं तो मैं कहूँगा ऑब्वियसली वो इमोशनल बात करें तो बुरा लगता है कि यार रुपी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और जो इंडियन इंपोर्टर्स हैं, जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं या कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे भारी यही है कि हमारा मैक्सिमम जो इंडिया में पेट्रोल डीजल है इंपोर्ट होकर आता है, क्रूड ऑयल की फॉर्म में यहाँ रिफाइनरीज में रिफाइन करके फिर हमें मिलता है। और उससे इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमेशा हिलती है जब भी इंटरनेशनल क्रूड रेट हिलता है। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो सोच के देखो, अगर हम आज 1 करोड़ डॉलर्स का इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडियन कंपनी जो इंपोर्ट कर रही है, मे बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो उनको 73.5 करोड़ रुपीस को 1 करोड़ डॉलर में कन्वर्ट करके इंडिया के बाहर देना पड़ता है टू इम्पोर्ट द ऑयल। और आज से 10 साल बाद अगर 87 करोड़ रुपीस को कन्वर्ट करके वेल अगर देना पड़ेगा, वेल इनटू 1 करोड़ डॉलर्स कन्वर्ट करके अगर पे करना पड़ेगा, तो जो कहना चाहिए रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है। जितनी भी इंडिया में इंपोर्टर कंपनीज हैं वो परेशान होती हैं उससे, और अल्टीमेटली वो किसके ऊपर पास ऑन करेंगी उसका बर्डन? हमारे ऊपर, भारत के जो करोड़ों लोग हैं उनके ऊपर। तो इम्पोर्टर जो भी इम्पोर्ट करेगा वो इम्पोर्ट महंगा होता चला जाएगा और अल्टीमेटली हमारे लिए भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इससे उल्टा बोलूं तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो खुश होते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, वो लोग क्यों खुश होते हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर करते हैं, सर्विसेज करते हैं वहां से डॉलर फॉर्म में, तो वो आज भी 1 करोड़ डॉलर कमा रहे हैं और 10 साल बाद भी 1 करोड़ डॉलर कमाएंगे। लेकिन आपको समझ में आ गया कि वो रुपीस में कन्वर्ट होगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉइज को सैलरी देने के बाद भी जो प्रॉफिट एलिमेंट बचेगा कंपनी के पास वो ज्यादा बचेगा इंडियन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए। खैर उन सब बातों में नहीं जाते, फिलहाल फोकस कहाँ पर है हमारा? वी आर फोकसिंग ऑन ECB। सो दिस इज वन पिक्चर विच इज क्लियर राइट नाउ। अब अगर मैं रुपी डिनोमिनेटेड, और इसमें इसमें सारा का सारा रिस्क कौन ले रहा है ये करेंसी फ्लक्चुएशन का? इंडियन एलिजिबल बोरोवर या रिकॉग्नाइज्ड ओवरसीज लेंडर? कौन ले रहा है रिस्क? हु इज टेकिंग द रिस्क? एलिजिबल इंडियन बोरोवर इज टेकिंग द रिस्क। और इसमें रिकॉग्नाइज्ड ओवरसीज लेंडर के ऊपर तो कोई रिस्क है ही नहीं। उसको तो मालूम है मैंने 1 करोड़ डॉलर दिए और 1 करोड़ डॉलर लिए, बस। उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि रुपी नीचे गिर गया या रुपी ऊपर उठ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। नाउ द सिचुएशन टू देयर टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ रिस्क फैक्टर उल्टा होने वाला है, चेंज होने वाला है। इंडियन रुपीज डिनोमिनेटेड ECB ले रहे हैं, फिर से कहूंगा बोरो डॉलर्स में कर रहे हैं। सेम सिचुएशन है, 1 करोड़ डॉलर बोरो कर रहे हैं आज 2020 में। और 2030 में मान लीजिए कि रीपेमेंट करना होगा, जैसे हम पहले बोल रहे थे 2030 में रीपेमेंट करना होगा। लेकिन रीपेमेंट किस में करना होगा? INR टर्म्स में। रीपेमेंट डॉलर में करना होगा लेकिन टर्म्स जो होंगी वो INR की टर्म्स होंगी, INR टर्म्स में रीपे करना होगा। दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोन जो लिखा गया ऑन पेपर आज की तारीख में, वो ऑन पेपर डॉलर्स में नहीं लिखा गया, रुपीस में लिखा गया। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल है। आज की तारीख में अगर हम लिख रहे हैं ऑन पेपर तो 73.5 करोड़ लिख रहे हैं हम। लोन की वैल्यू 1 करोड़ डॉलर नहीं है, लोन की वैल्यू 73.5 करोड़ है। एंड वी आर सेइंग $1 is 73.5 rupees, that is the conversion rate presently right now। और हम कह रहे हैं कि हम 2030 में जब रीपे करेंगे तो 73.5 करोड़ रुपीस के इक्विवेलेंट डॉलर रीपे करेंगे, उसके इक्विवेलेंट डॉलर रीपे करेंगे। और जैसा कि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि 2030 में क्या होगा, $1 will be equal to रुपीस 87। तो उस वक्त डॉलर्स कितने रीपे करने होंगे? हमें तो 73.5 करोड़ के इक्विवेलेंट डॉलर्स रीपे करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा? रुपीस 73.5 करोड़ विल बी डिवाइडेड बाय 87, will be divided by rupees 87 per dollar. So that will be coming ultimately US dollars. How much visible on screen? 84 lakh 48,276 US dollars approximately हमें वापस करने होंगे। 1 करोड़ डॉलर्स वापस नहीं करने होंगे। तो हमने लिया कितना?
इंडियन बोरोअर ने बोरो कितना किया, $1 करोड़। रीपे कितना कर रहा है, 84,48,276 रीपे कर रहा है डॉलर सेंस में। किसको प्रॉफिट किसको लॉस हो गया, देखा जाए तो जो फॉरेन लेंडर है, फॉरेन लेंडर को लॉस हो गया $15,51,000 का। अब आप सोचो प्रैक्टिकली, फॉरेन लेंडर क्या इसके लिए एग्री करेगा, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी देने के लिए क्या वो एग्री करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो इसके लिए एग्री करेगा। आई डोंट थिंक सो कि वो प्रैक्टिकली इसके लिए एग्री करेगा। तो जनरली जनरली आई बिलीव कि जब भी एग्रीमेंट लिखा जाएगा वो फॉरेन करेंसी में ही लिखा जाएगा, और जितना फॉरेन करेंसी बोरो कर रहे हैं उतना वापस किया जाएगा। एनी हाउस, इस एग्जाम्पल में करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क किसने लिया है, रिकॉग्नाइज्ड ओवरसीज लेंडर ने लिया है रिस्क, करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क अपने ऊपर की। अगर रुपी गिरा तो उसका लॉस किसको हो रहा है, वो रिकॉग्नाइज्ड ओवरसीज लेंडर को हो रहा है। और उसने बेचारे ने क्या सोचकर लोन दिया होगा, ये सोचा होगा कि शायद रुपी और स्ट्रांग हो जाएगा, डॉलर वीक हो जाएगा, ऐसा सोचा होगा शायद कुछ। और अगर वो रिकॉग्नाइज्ड ओवरसीज लेंडर यही सोच रहा है कि आने वाले टाइम में नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे ही होने वाला कि रुपी ही वीक होने वाला है और डॉलर और स्ट्रांग होने वाला है, तो वो कभी, वो फॉरेन लेंडर जो है वो कभी इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड लोन नहीं देगा। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट सो फार ओवर हियर। एंड वन थिंग जस्ट शोइंग यू ऑन स्क्रीन, सिर्फ एक चीज जो छोटी सी स्क्रीन पे शेयर करना चाहता हूँ। 5th December 2003, I hope that is visible. $1 was equal to 45 rupees 45 पैसा, 5th December 2003। और फिर 2004 में वही था अप्रोक्सीमेटली। और मैं कहूँगा कि ये 2004 वो टाइम है जब मनमोहन सिंह व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, एंड मई 2004 में इट वाज 45 रुपीज 38 पैसा। और ये उसी रेंज में ही चला, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कब तक, 2011 तक, 2004 से 2011 तक 44 रुपीज 62 पैसा विजिबल इन जुलाई 2011, एंड और इन अगस्त 2011 आल्सो समवेयर इन दैट रेंज। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। और जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, वो ईरान, इराक, जो भी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए, शूट अप किए, तो इधर डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी भी कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट करती हैं, क्रूड ऑयल, जैसे इंडिया है ऐसी बहुत सारी कंट्रीज और भी हैं, उन सबको अब यूरोप, अगर वहां से मिडल ईस्ट कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करना है और डॉलर पे करना है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, और जिस करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी वो करेंसी का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बढ़ते 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 जब बहुत महंगा हो गया क्रूड ऑयल, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बोलते हैं, ओपेक, OPEC, आपको मालूम होगा, जब उन्होंने क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो 2013 आते आते, 2014 आते आते हमें दिखा यहाँ पर 2013 में एक पीक आ गई थी। तो $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज 70 पैसा हो गया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन क्या था, ओपेक कंट्रीज ने पेट्रोल का रेट, क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और उसकी वजह से इंडिया जैसी कंट्रीज को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, डॉलर पे करने के लिए डॉलर्स इकट्ठे करने पड़े, और ऑल ओवर वर्ल्ड डॉलर की डिमांड बढ़ गई। मतलब सारी कंट्रीज, इंडिया एंड अदर कंट्रीज विच वर इंपोर्टिंग द क्रूड ऑयल, उन्होंने जब डॉलर मांगा तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती चली गई। एंड देयर वर अदर रीजंस आल्सो, आई कैन से दैट। लेकिन उसके बाद फिर 2014 आता है, और 2014 मई 2014 में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उस वक्त ये रेट चल रहा था 59 रुपीज 19 पैसा, $1 इज टू 59 रुपीज 19 पैसा। और क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल रेट नीचे गिर गया था, नीचे गिर गया था, तो डॉलर की डिमांड कंपैरेटिवली कम हो गई थी, तो वो 65 के लेवल से 59 आ गया था। और उस वक्त 2014 में कहना चाहिए मई 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उस वक्त रेट चल रहा था $1 इज टू 59 रुपीज 19 पैसा। और उसके बाद हालांकि काफी नीचे क्रैश हुआ ये अपना जो पेट्रोल का रेट है, क्रूड पेट्रोल जो है, ओपेक ने काफी रेट कम किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये रेट ऊपर चला गया और चलता चला गया, और बीच में हमने पीक लेवल आते हुए भी देखा, वो 73 के पास कई बार पहुंचा, अक्टूबर 2018 में पहुंचा 73.76, और फिर वेल
2020 में 76.42 तक भी जाते हुए देखा, फिर उसके बाद नीचे आ गया। देन राइट नाउ 73.58। आगे की कहानी क्या रहेगी उस सब में नहीं जा रहे, लेकिन टॉपिक आपको समझ में आ गया है यहाँ पर। वेल जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, वेल फाइनली फाइनली आई विल से बस इतना याद रखिएगा कि अगर डॉलर डिनोमिनेटेड लेते हैं लोन, तो इंडियन जो बोरोअर है वो करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क लेता है, और जब रुपी डिनोमिनेटेड लोन लेते हैं तो रिकॉग्नाइज्ड ओवरसीज लेंडर जो है वो अपने ऊपर एक करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क लेता है। और इंडियन एलिजिबल बोरोअर अगर डॉलर डिनोमिनेटेड लोन ले रहे हैं तो इंडियन बोरोअर को के लिए तो मैंडेटरी है, इंडियन या जो भी है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन है, इंडियन बोरोअर के लिए तो मैंडेटरी है कि उसको अपना हेजिंग करना ही पड़ेगा रिस्क कवर करने के लिए। और जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन है प्लस उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उन दोनों के लिए मैंडेटरी हेजिंग करनी पड़ेगी, दैट इज देयर। जबकि अगर रुपी डिनोमिनेटेड लोन है और रिस्क ओवरसीज लेंडर ले रहा है अपने ऊपर, तो इस केस में देन आई विल से ओवरसीज लेंडर के लिए हम बोलते हैं ऑप्शनल हेजिंग है। वो चाहे तो अपने रिस्क के लिए हेजिंग करे, ना चाहे तो हेजिंग ना करे हमारी बला से। So the first thing is now complete over here. And then we move on to the second topic, the various forms of ECB. That is our topic number 2.